कि डीसी कोई बहुत बड़ी चीज़ होता होगा और उसकी सारे लोग उसकी बात मानते हैं। तो बट मुझे ये समझ नहीं थी कि डीसी क्या होता है, एसपी क्या होता है। ये तो इस क्षेत्र के अपने चैलेंजेस हैं जो हर क्षेत्र के नहीं है। जैसे कांगड़ा में आके जैसे कुछ नए चैलेंजेस आए जो कभी मैंने भी नहीं देखे थे। तो यहाँ पे भी जो अपनी टीम है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर थोड़ा गौर से देखिए। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा की। ज़रा ध्यान से देख सकते हैं आप इस तस्वीर को। और ये तस्वीर जो है यानी ये जो मैप है, ये कांगड़ा का मैप है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का वो सबसे बड़ा जनपद है जिसकी जो सीमाएं हैं वो आधे हिमाचल के साथ लगती हैं। और न केवल आधे हिमाचल के साथ बल्कि साथ ही साथ दो जो सेंसिटिव जो स्टेट हैं, एक पंजाब और दूसरी जे.एंड.के, इसके साथ भी जो है जे.एंड.के के साथ आंशिक तौर पर, और जो पंजाब है उसके साथ तो इनफैक्ट दो डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीमाएं जो है इसकी शेयर होती हैं। और मैं आज आपको ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं, डिटेल में बातचीत करेंगे हम लोग, इसलिए क्योंकि ये जो कांगड़ा जनपद है ये बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। और आप जानते हैं कि जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट होता है यानी जो संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट होता है, वहां पर सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लिहाजा इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार भी इन क्षेत्रों में, खासतौर पर कांगड़ा में जो है ऐसे अधिकारी को अपॉइंट करती है, विंग एसपी, जो कि सुरक्षा के नज़रिए से जो है वो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ हो, उनकी अपनी खूबियां हों। तो इस वक्त जो है कांगड़ा की जो सुरक्षा का जो जिम्मा हिमाचल सरकार ने सौंपा है वो कोई और नहीं बल्कि एक महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। और कौन है, उन्हीं के साथ हम बातचीत आज करने वाले हैं। चलिए आपको मिला ही देते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर बैठे हुए जो हैं जो अधिकारी हैं वो कोई और नहीं, शालिनी अग्निहोत्री हैं। और शालिनी अग्निहोत्री अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। डिटेल में बातचीत करेंगे और ये भी पूछेंगे कि ये यहाँ पर आई हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपको शेयर कर दूं कि पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको कांगड़ा में जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। और इनको ये जिम्मेदारी मिली और ये पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी जिनको ये श्रेय जाता है कि वो कांगड़ा की एसपी बनी। तो ये क्या है, सब उसी पर हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत है। मैम, जैसा कि मैं कह ही रहा था कि कांगड़ा जो है बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, आधा हिमाचल तो इसके साथ ही लगता है और साथ ही साथ जो पंजाब और जे.एंड.के की बाउंड्री भी जो है वो इसके साथ शेयर होती हैं। जब आपको ये जिम्मेदारी कांगड़ा की दी जा रही थी, क्या चल रहा था, जहन में क्या चल रहा था? हालांकि ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप जिस ओहदे पर हैं वो अपने आप में एक बड़ी ड्यूटी है, बड़ी जिम्मेदारी है। फिर भी क्या चल रहा था जब कांगड़ा की जिम्मेदारी आपको मिली थी? देखिए, कांगड़ा में मेरी एज पुलिस ऑफिसर सेकंड पोस्टिंग है। इससे पहले मैं अपने इनिशियल ईयर्स में जहाँ पे मैंने काम सीखा है, मैं कांगड़ा ज़िला को ही उसका श्रेय देना चाहूँगी। और ये एक घर वापसी जैसे कह सकते हैं आप कि अपने घर में ही दोबारा आके जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की और बहुत कुछ सीखा और जिसकी वजह से आपके पूरी नौकरी के दौरान एक एक्सपीरियंस आपके काम आया। वहीं पे आके दोबारा उस फोर्स को लीड करने का मुझे मौका मिला और मैं इसको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझती हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो ज़्यादा हैं और यहाँ पे एक बहुत लंबा अरसा जो है आप मेरी नौकरी का जो एक तरह से आप इम्पैक्टफुल ईयर्स जिनको कहते हैं वो मैंने यहाँ से शुरुआत की और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे क्राइम को डील करते हुए मिले। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ और साथ ही ये भी समझती हूँ कि लोगों का यहाँ पे बहुत प्यार भी मिलता है और मुझे उम्मीद है कि जो अपेक्षाएं और जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उस पर मैं खरा उतर पाऊंगी और कांगड़ा पुलिस जो है लोगों को सेफ और सिक्योर यहाँ पे फील करवा पाएगी। मैम, आपने कहा घर वापसी, एक और मैं बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैंने सुना है कि आपकी जो एजुकेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा आपकी यहीं पर हुई, खासतौर पर धर्मशाला में हुई। कांगड़ा को आप बचपन से जानती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? और जब आप यहाँ पर थीं तो कभी जहन में ये था कि यार कभी कांगड़ा को भी लीड करने का मौका मिलेगा, यहाँ की सुरक्षा को देखने का मौका मिलेगा, बड़े नज़दीकी से देखने का मौका मिलेगा? देखिए, मैं ये बात सही है कि मैंने अपनी सारी ऑलमोस्ट जो सारी प्रारंभिक शिक्षा है और 12th क्लास तक की पढ़ाई जो है धर्मशाला में की है और उसके बाद मैंने पालमपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। तो कांगड़ा बचपन से ही हमने धर्मशाला शहर को एक्सपैंड होते एक तरीके से देखा है और ये जो ऑफिस है ये इसके बाहर से कई बार आम तौर से जैसे बहुत सारे लोग गुजरते होंगे, मैं भी गुजरती थी, कभी
इस चीज़ का ख्याल तो नहीं आया कि यहाँ पे इस ऑफिस में कभी दोबारा मुझे इस तरह से एसपी बन के आने का मौका मिलेगा। तो एक विशेष अनुभव है। और यहाँ से हम जो बच्चे हैं शहीद स्मारक में पिकनिक किया करते थे गर्मियों में। हम शहीद स्मारक के बाहर जो पार्क्स बने हैं उस पे हमने झूले झूले हैं। तो ये मेमोरीज हैं इस शहर की। और ऐसा तो नहीं सोचा था कि इस ऑफिस में आऊँगी, बट जैसे मैंने पहले कहा एक प्रोफेशनल इनिंग्स पहले भी यहाँ पे हुई है। तो ये अलग सी फीलिंग है। और अपने घर को अपने घर जैसा जिस क्षेत्र को आप समझते हैं वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार से आप अपनी सर्विसेज दे पाएँ, ये मुझे लगता है बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं इसको एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानती हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नेचुरली लोगों की ज़्यादा रहती है और वो काफ़ी लोग पर्सनली आपको पहचानते हैं, जानते हैं। तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कई मरतबा क्या होता है कि हमारे बच्चे होते हैं, हम लोग बच्चों को प्रेशराइज कर देते हैं कि भाई ये बनना है, बस इसी और अपने ध्यान देना है। अपना भी तो कोई एम होगा बचपन में, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उस वक्त यही कुछ ख्याल होते थे। मैम, इस तरह का ख्याल था अपना कि आपने इस दिशा में जाना है या इसी दिशा में आना है, कुछ इस तरह का ख्याल था? एम था तो क्या था वो एम, पहले तो मैं वो जानना चाहूँगा। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जिनका कोई एम नहीं होता है। मैं उस कैटेगरी की स्टूडेंट थी। और मेरी बड़ी बहन जो है डॉक्टर हैं, तो जब उन्होंने मेडिकल रखा और साथ में नॉन मेडिकल रखा, तो मैंने भी देखा देखी में वो मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ा है। और क्योंकि अच्छे मार्क्स 10th में आए थे, इसलिए टीचर्स और पेरेंट्स को भी लगता था कि साइंस के स्ट्रीम में ही आप आगे बढ़ो तो अच्छा है। तो बट एज सच कोई फिक्स्ड, जैसे कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, वो बचपन में ही सोच लेते हैं कि हमें आर्मी में जाना है या हमें डॉक्टर बनना है। मैं उन स्टूडेंट्स में से थी जिसका एम जो है हर 2 महीने में चेंज होता रहता था। और नए नए लोगों से मिलके या नई चीज़ें जान के जो है आपको उत्सुकता होती है। तो कभी आप पायलट बनना चाहते हो, कभी आप डॉक्टर बनना चाहते हो, कभी इंजीनियर बनना चाहते हो। तो स्कूल लाइफ में तो ऐसा कोई फिक्स्ड मुझे लगता है मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को पुलिस में आना है या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जाना है। ये सब तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने लेकिन मैंने सुना है कि एक कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ था और उस इंसिडेंट ने आपको इतना झकझोर दिया कि आपने कहा कि नहीं, बस करना है तो यही, और फिर आगे फिर देखना है कि कैसे जो है इस यानी सुरक्षा खास तौर पर। क्या था वो इंसिडेंट, क्या था? नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से जो शेयर होता है, मैं उसी बेसिस पे आपकी क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि ये इंसिडेंट सही है कि किसी ने कभी बस में कहा था कि आप डीसी लगे हो कि आपकी बात मानो। तो उस समय एक छोटे बच्चे के मन में, जैसे मेरे मन में ये आया कि डीसी कोई बहुत बड़ी चीज़ होता होगा और उसकी सारे लोग उसकी बात मानते हैं। तो बट मुझे ये समझ नहीं थी कि डीसी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं, कैसे इस पद पे कोई पहुंचता है। तो वो एक जब भी कोई मुझसे पूछता था तो मैं ये ज़रूर कहती थी कि मैं डीसी बनूंगी। तो ये चीज़ रही है। बट जैसे मैं कह रही हूँ कि नॉलेज मुझे उस चीज़ का नहीं था, ना ही तो ऐसी कॉन्शियसली मेरे को पता था कि यूपीएससी देना पड़ेगा और इस तरह से उसका एग्ज़ाम होगा। ये सारे एफर्ट्स जो है मैंने ग्रेजुएशन में जाने के बाद जो है यहाँ पे स्टार्ट करे। उसके बाद ही हुआ सब? कई मरतबा हम लोग ये करते हैं कि भाई हमें ना पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं और जैसा आप बता रही हैं, नहीं लगता कि इतना प्रेशराइज होने की ज़रूरत है बच्चों को, है ना? फ्रीली सोचना चाहिए, फ्रीली करना चाहिए। आज आप जिस ओहदे पर हैं ये इतना आसान नहीं होता मैम, सच बताएं। इसके लिए बहुत टफ कंपटीशन भी होता है ना, काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। और आज की अगर डेट में देखें आप यहाँ पर पहुँचकर, क्या लगता है? और हाँ, ये जो ओहदा है इस पर प्रेशर, यूँ कहें कि प्रेशर भी बहुत होता है ना, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, बहुत तरह के प्रेशर्स होते हैं। आज आप सेटिस्फाई हैं क्या? आप महसूस करती हैं कि वो उस तरह का प्रेशर वाकई में होता है तो उनको कैसे आप लेती हैं मैम, और कैसे हैंडल किया जाता है सब चीज़ों को? देखिए, आपकी पहली बात की बच्चों को कब से इसकी तैयारी करनी चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी पेरेंट्स जो हैं अपने जो ड्रीम्स होते हैं वो अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं और उसी इच्छा में जो है एक पर्टिकुलर लाइन में उनको ले जाना चाहते हैं जहाँ बच्चे की अपनी इंटरेस्ट या उसका जो इंटरेस्ट और उसका क्षेत्र नहीं है वो वो जो है एक एडिड बर्डन है जो कोई बच्चे जो है हमेशा कैरी करते हैं, चाहे वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या कुछ। बट कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को लाइन देना भी पड़ता है, पेरेंट्स को उनको सही एडवाइस और सही सुझाव देने भी रहते हैं। तो ये फैमिली टू फैमिली वेरी करेगा।
और मुझे सिर्फ ना सिर्फ मेरे बारे में, मेरे बैच में करीब 147 लोग थे। सबकी कहानियाँ यदि हम सुनेंगे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से वो यहाँ पे आईपीएस में आए थे। तो कुछ जो हैं वो 12वीं के बाद तैयारी स्टार्ट कर लिए थे, कुछ जो हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, कुछ जो हैं जज बन चुके थे और जज की जॉब छोड़ के आईपीएस में आए। तो ये कॉलिंग कह सकते हैं कि कोई आप बच्चों को एडवाइस दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये भी एक ऑप्शन है यदि उनको इंटरेस्ट आता है और उनको करने की इच्छा है और वो मेहनत करने के लिए इस पर रेडी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो करीब आपको 2 साल कम से कम आपको इसमें कम्प्लीटली 100% अपनी तैयारी में देने हैं। तो इतनी लंबी पीरियड के लिए कोई इंटरेस्ट के बिना ज़बरदस्ती करना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। और यही चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स इस तरह से अपने बच्चों को एडवाइस कर सकते हैं और ये सोचा जा सकता है कि ये भी एक करियर जॉब है और ज़रूरी नहीं है कि सभी सक्सेसफुल लोग आईपीएस में ही आएंगे या यूपीएससी ही करेंगे, बहुत सारी और फील्ड्स हैं। मैं यहाँ देख पा रहा था, वो सामने में कैमरामैन को कहूँगा कि फोकस करें एक बार इस जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो ये यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर रहे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है यहाँ पर। देखिए 95 नंबर की हैं शालिनी अग्निहोत्री जी, और हम लोग ये भी कह रहे थे कि पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको कि कांगड़ा की जिम्मेदारी दी गई है मैम। सेंसिटिव एरिया में ये कह रहा था, आप कितने इसको सेंसिटिव मानती मैम, और ये सेंसिटिव है तो क्यों है? क्योंकि आधा हिमाचल तो यहीं कवर होता है और लिहाजा गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर भेजा तो कुछ ना कुछ सोच के भेजा होगा मैम। उनकी कसौटी पर खरा उतरने के लिए आप किस तरह की चैलेंजिंग जो है वो ले रही हैं और यहाँ किस तरह की चैलेंजिंग है? देखिए कांगड़ा जो है लगभग 1/4 हिमाचल की पॉपुलेशन इस क्षेत्र में रहती है और ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। हमारे पास बॉर्डर एरिया पंजाब का है जो बिल्कुल प्लेन इलाका है और वहाँ की कल्चर और वहाँ की क्राइम जो है वो बिल्कुल जो है हमारे बॉर्डर के पंजाब एरियाज़ हैं उनसे मैच होती है। और इसके साथ हमारे पास बड़ा बंगाल भी है जहाँ पे एकदम दूर दराज का इलाका है और क्राइम के दिशा में भी उसका कल्चर जो है, सोशल कल्चर डिफरेंसेस हैं। और इसी के साथ अगर आप बाकी चीज़ें देखें तो हमारे पास शक्तिपीठ हैं, 3 शक्तिपीठ हैं। हिज होलीनेस यहाँ पे उनका टेम्पल है और ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और मैक्लोडगंज में डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग और डिफरेंट कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आते हैं। और एकमात्र जो एक तरह से कहेंगे कि एक एयरपोर्ट ऐसा है जो स्टेट में जिसमें मल्टीपल फ़्लाइट्स आ रही हैं और बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे ग्लोबल, जैसे अभी हाल ही में G20 इवेंट यहाँ समिट यहाँ पे हुआ। तो इस क्षेत्र के अपने चैलेंजेस हैं जो हर क्षेत्र के नहीं हैं। जैसे आप ग्लोबल इवेंट्स करना चाहेंगे तो धर्मशाला एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। आप आईपीएल क्रिकेट मैचेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ हो रहे हैं। आपके हिज होलीनेस एक वर्ल्ड रिनाउंड फिगर है और उनके अनुयायी या उनमें जो इंटरेस्टेड लोग हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं वो ग्लोबल है। तो ये इस ज़िला को जो है ग्लोबल डेस्टिनेशन के साथ नेशनल डेस्टिनेशन बनाता है, क्योंकि जो हमारी रिलीजियस टूरिज़्म है वो कांगड़ा में 3 हमारे मेजर शक्तिपीठ और काफ़ी कुछ यहाँ पे साल भर एक्टिविटीज़ रहती हैं। और उसके साथ ही जितना पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से क्राइम ग्राफ्स हैं और हम बहुत सारा बॉर्डर के साथ हमारा इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं, तो वहाँ से नेचुरली क्राइम, क्रिमिनल हिस्ट्रीज़ और इंटरेक्शन, इंटरस्टेट गैंग्स और इस तरह की घटनाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका प्रेशर रहता है? देखिए प्रेशर मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति अपना काम एंजॉय करता है उसके लिए शायद प्रेशर्स कम रहते हैं। प्रेशर के टर्म्स में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी क्योंकि एरिया ज़्यादा है और काम मल्टीफेरेस है तो आपको एक नॉर्मल से ज़्यादा यहाँ पे इनपुट आपको देना पड़ता है। बट अगर आप इंजॉय करते हो तो आई थिंक ये इंजॉयबल डिस्ट्रिक्ट है और इसका जो एक्सपोजर, जैसे मैंने कहा, मेरी तो शुरुआती नौकरी यहीं से स्टार्ट हुई थी और एक्सपीरियंस हर तरह का यहाँ पे मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रेस्टिजियस ऑफिस है और यहाँ का काम जो है वो मल्टीफेरेस है जो आपको बहुत सारे अनुभव देता है। मैम वो प्रेशर कैसे सहन करती हैं आप? क्योंकि देखिए कांगड़ा जो है, कांगड़ा सियासी राजधानी कही जाती है और सेकंड कैपिटल तो खैर है ही है। यहाँ पर मानसून, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सर्दियों का जो विंटर सेशन यहाँ पर होता है, सरकार एक यहाँ पर आती है, एक बार आती है, ये सारे प्रेशर होते हैं। उस प्रेशर को आप कैसे झेलती हैं? क्या इस तरह के प्रेशर जाते हैं मैम, तो उनको कैसे आप जो है वो हैंडल करते हैं आप? देखिए मेरा अपना मानना ये है कि हम पुलिस का जो वर्क है ये एक कोलैबोरेटिव वर्क है और बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स है, पब्लिक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मीडिया है।
हमें सबको साथ लेके जो है जो सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल है पुलिसिंग का वो सेफ्टी और सिक्योरिटी है। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ट्रैफिक एक अलग फील्ड है, ड्रग्स का एक और फील्ड है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन एक और फील्ड है। तो यदि हम सबको साथ लेके और सबके व्यूज़ को समझें और अपनी बात क्लियरली अपनी टीम को और बाकी सबको हम एक्सप्लेन कर पाएँ और पब्लिक से लगातार एक संपर्क साध के रखें, तो मुझे लगता है कोई भी पुलिस जो है वो इजीली जो ये सारे चैलेंजेस आते हैं कि आपको बहुत सारे लोगों से डील करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कुछ भी करते हुए, तो वो इजीली हो जाता है। और जैसे मैंने पहले कहा, जो व्यक्ति अपनी काम को एंजॉय करता है और अपनी पसंद से करता है, तो मुझे लगता है वो वैसे भी थोड़ा स्ट्रेस फ्री इजीली रह सकता है। और यही मुझे लगता है कि मेरे लिए तो यही यूज़फुल है। बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए हम ये देखते भी हैं कि जो हिंदुस्तान है ये पुरुष प्रधान समाज यहाँ पर है आदिकाल से, और यहाँ जो फहरिस्त में देख पा रहा था ना, आप पहली 95 नंबर की महिला आईपीएस ऑफिसर जिनको कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, इससे पहले आखिर क्यों नहीं दी गई, ये सवाल है। लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर आई मैम, आपने आते ही जिस तरह से चुनौतियों को समझा और उनको पकड़ा, और उसके बाद एक करके अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिस तरह के गिरोह का आपने नेक्सस का आपने पर्दाफाश किया, ये तमाम सारी चीज़ें जो हुई हैं मैम, उनको आप कैसे देखते हैं? हालांकि मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अधिकारी होता है, वो कोई महिला या पुरुष नहीं होता है। और कई मरतबा कई लोगों के जहन में ये भी होता है, जो इस तरह का काम करते हैं, जो गलत नीतियों में होते हैं, कि चलिए महिला ऑफिसर हैं क्या कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने उन चीज़ों को हैंडल किया मैम, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी है कि कोई नेक्सस यहाँ पर क्रैक हो रहा है और उसके तार जो वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाकर जुड़ रहे हैं। ये क्या था सब और ये कैसे हैंडल हुआ मैम? देखिए, कोई भी कैप्टन जो होता है वो आधे से ज़्यादा उसकी टीम, मुझे लगता है उस जो टीम को रिप्रेजेंट करने, टीम जिस तरह से होती है उसी तरह का उसका कैप्टन रहता है। तो मुझे लगता है जो भी हम अभी तक कर पाए हैं उसमें जो मुझे टीम यहाँ पे मेरी है उनका पूरा सहयोग मिला है। और जहाँ तक ये डिबेट है कि मेल और फीमेल ऑफिसर्स की जो बात है, तो मुझे लगता है कि आपको आपकी काम की एक्सपीरियंस है, समझ है, और आप अपनी टीम को साथ लेके काम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत पहले जो है, अब मेरी जॉब को करीब 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो ये इनिशियल फेजेस के चैलेंज है, क्योंकि आप नए नए किसी भी सिस्टम में जब एंटर करते हैं तो लोग भी आपको टेस्ट करते हैं, आप भी अडेप्ट कर रहे होते हैं। तो एक लंबा अरसा हिमाचल में डिफरेंट एरियाज़ में मुझे काम करने का मौका मिला है। डिस्ट्रिक्ट एसपीज अलग ज़िलों में, उसके साथ बटालियंस में भी काम करने का मौका मिला है, सीआईडी, विजिलेंस। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है हर एक एरिया का, वो आप इतना लंबा जब सर्विस कर लेते हैं तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि इसको इस तरीके से करना है। और जैसे कांगड़ा में आके जैसे कुछ नए चैलेंजेस आए जो कभी मैंने भी नहीं देखे थे, तो यहाँ पे भी जो अपनी टीम है, एक्सपीरियंस लोग भी उसमें हैं, यंग लोग भी हैं, तो उनसे डिस्कस करके, उनसे बात करके, और मुझे लगता है कम्युनिकेशन क्लियर है, पब्लिक में हमारा मैंडेट जो हम कहना चाहते हैं वो क्लियर है, तो उससे सहयोग मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है इसी तरह आगे भी कांगड़ा पुलिस जो अच्छा कार्य करती है। मैम हम देख पा रहे हैं कि कांगड़ा एक बहुत अजब बीमारी के साथ जूझ रही है, और वो और कुछ नहीं बल्कि ये जो चोर दरवाज़ों से जिस तरह से जो सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो हमारे यहाँ पहुँच रही है, यूथ खासतौर पर जो है बहुत प्रभावित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मैम, खासतौर पर पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और बीइंग अ यूथ, आप भी क्योंकि एक यूथ हैं, आप उनका दर्द अच्छे से समझ भी रही हैं, और जिस तरह से आपने कुछ नेक्सस को तोड़ा भी है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इसके पीछे कैसे जो है वो सहयोग लिया जा सकता है? मैम आपकी क्या स्ट्रेटजी है इसको ख़त्म करने के लिए? देखिए, ड्रग्स को लेके मुझे लगता है कांगड़ा पुलिस जिस तरह से काम करना चाह रही है, वो हम दो तरीके से इस पे काम करना चाह रहे हैं। एक तो है कि जो सप्लाई चेन्स हैं उस पर हम अटैक करते रहें, कंटिन्यूस अटैक करते रहें, ताकि वो कभी भी कंफर्टेबली जो है इस एरिया में आके कोई जो है इस ऑपरेशंस को रन ना कर पाए। और मुझे लगता है कि 100% साफ़ करना जो है वो इस तरह की समस्या है कि शायद कोई भी पुलिस इसको कमिट नहीं कर पाएगी। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि वो डिस्टर्ब्ड रहें और वो हमारे एरिया में आए तो उनके मन में एक भय हमेशा रहे कि आज मुझे पकड़ा जाएगा या कल मुझे पकड़ा जाएगा, या किस तरह से मैं जो है बच के पुलिस से निकलूँ। ये हम एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें काम करते करते भी सीख रहे हैं। और हर एक एरिया का डेटाबेस हमने डिफरेंट एरिया का एरिया स्पेसिफिक डेटाबेस बना के बाय नेम लिस्ट बनाई है कि ये हमारे रडार पे है और इनको हमको विद टाइम जो है इनको डिसरप्ट करना है। और दूसरी चीज़ जो हम करना चाह रहे हैं वो है अवेयरनेस,
जैसे सप्लाई को तभी रोका जा सकता है जब डिमांड की तरफ भी हम फोकस करें। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं भी इसी शहर में बड़ी हुई हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे इस तरफ फोकस कर रहे हैं और बच्चे इस तरफ सब छोड़ के, और ये समझते हुए कि ये गलत चीज़ है, मीडिया के माध्यम से इतना इतना प्रकाशित होता है, पेरेंट्स इतना बोलते हैं, टीचर्स इतना बोलते हैं, फिर भी बच्चे इस तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। तो वो जो अवेयरनेस पार्ट है वो मुझे लगता है उसको भी टारगेट करने की ज़रूरत है, और एक कम्युनिटी को अपने साथ लेने का हमारा प्रयास है, चाहे वो खेल के माध्यम से हम लें, चाहे वो हम कॉलेज स्कूल्स में जाके डिस्कशंस करें, आपके मीडिया के माध्यम से हम अपना मैसेज दें। तो दो स्ट्रैटेजी के दो व्यूज़ हैं, एक तो कि हम जो पेडलर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, ट्रैफिकर्स हैं, उन पे हार्ड हिट करें, और जो हमारे विक्टिम्स हैं, जो बच्चे जो प्रोबेबली जा चुके हैं या प्रोबेबली अभी जा सकते हैं, उनको हम जो है टारगेट करके अवेयरनेस भी दें और उनको कॉन्फिडेंस भी दें कि लाइफ के चैलेंजेस को ड्रग्स के पीछे छुप के डील करना ठीक नहीं है, उसमें वो खेल में आगे आएँ और उनमें कम्युनिकेशन बने, उनकी मानसिकता को हम समझें, और ये इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढें कि समाज में ऐसा सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रहा है कि यंगस्टर्स अच्छी चीज़ें छोड़ के इस दिशा में जा रहे हैं। मैम हमने देखा है 6 महीने में आपने जिस तरह से इनिशिएट लिए हैं, खासतौर पर अब गेम्स आपने शुरू कर दी हैं ना, बहुत से नशे के कारोबारियों को आपने पकड़ा भी है, कुछ बड़ी मछलियों तक भी आप पहुंची हैं मैम। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अगर देखें तो इस चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं, यानी पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमारे पास स्टाफ की भी बहुत कमी है। तो क्या उससे भी हम लोग जूझ रहे हैं? वो ज़रूरत महसूस होती है कि होना चाहिए वो स्टाफ, और उन जगहों तक भी वो होना चाहिए, क्या ऐसा महसूस होता है? देखिए, इसमें ये चैलेंज हमेशा बना रहेगा, और मुझे लगता है कि पुलिस के जब स्टाफ की सैंक्शन हुई तो ये सब चैलेंजेस उतने उभर के नहीं थे। ट्रैफिक इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी आज की डेट में है, और ड्रग्स उतने बड़े इश्यूज़ नहीं थे, साइबर क्राइम जो उभरता हुआ फील्ड है। तो नेचुरली रिसोर्सेज का हमेशा जो है एक इशू रहेगा, और किस तरह आपको रिसोर्सेज डिवाइड करने हैं वो आपके मैनेजमेंट आप ऑफिस से करते हो कि किस एरिया को आप प्रायोरिटी देना चाहते हो, किस एरिया में आप काम करना चाहते हो। हर एक क्षेत्र में यदि आप चाहें कि हर एक क्षेत्र पे 100% पुलिस दे तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, लेकिन जो अवेलेबल है उसको सही तरीके से किस तरह प्लान करके यूज़ किया जाए, वही स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ पुलिस में, ये तो ऑलमोस्ट हर एक पब्लिक का भी सहयोग आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस और पब्लिक अगर दोनों मिलकर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टाफ भी पूरा हो जाए और हर डिपार्टमेंट में स्टाफ भी मिल जाए, ये मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन अगर पब्लिक अगर आगे आती है तो उसका और फ़ायदा हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यदि आप पब्लिक की गाड़ियाँ, अगर हम ट्रैफिक में रोड साइड पार्किंग देखते हैं, तो यदि हर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी जो है समझ से पार्क करे कि किसी और को ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो पुलिस की ज़रूरत ही क्यों है। और ये कॉमन सेंस का विषय है कि हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पार्किंग का सही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा ये है कि हर एक पॉइंट पे, हर एक चौराहे पे, हर एक गाड़ी पे आप सोचो कि कोई पुलिस ऑफिसर आपको डायरेक्ट करे, तो वो तो मुझे लगता नहीं किसी भी समाज के लिए संभव है, बिकॉज अगर ऐसे हम चलेंगे तो हर एक घर पे एक पुलिस वाला हमें चाहिए होगा। तो इसलिए पब्लिक की एक पुलिस ऑफिस की एक आईज़ और ईयर्स जैसे हम कहते हैं पब्लिक ही है, तो उसको ईजी किया जा सकता है। जैसे एसपी ऑफिस का नंबर है तो बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्टली फ़ोन करते हैं, अपनी इश्यूज़ बताते हैं, तो वो एक तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग जिसको हम कहते हैं, वो पुलिस का ही काम कर रहे हैं। जब वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो एक्चुअली पुलिस का ही काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम, मुझे लगता है, चलेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को अपने आप एक मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद मैम। एक लोकोक्ति है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। आप मैम को देख ही पा रहे होंगे, जिस तरह की मैम की डील डोल है, पर्सनैलिटी है, खैर उससे तो आप लगा रहे होंगे कि मैम क्या कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो 6 महीनों के अंतराल में जो हम लोगों ने देखा है वो वाकई हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पास्ट में हम लोगों ने बहुत कम देखा है। ऐसा नहीं कि देखा नहीं है, बहुत कम देखा है, लेकिन कांगड़ा जैसी जगह पर जिस तरह से नकेल कसना और चोर दरवाजों पर खासतौर पर, और इस तरह से बड़े नशे के कारोबारियों पर तक पहुंचना, उनके गिरबान तक पहुंचना, उनको एक्सपोज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ यही डिस्कस हुआ है कि ये सब अकेले नहीं हो सकता है, पब्लिक का सहयोग हमेशा चाहिए, हमेशा दरकार रहेगी। इसलिए पुलिस और पब्लिक अगर मिल जाती है तो अपराधी चाहे जितना मर्जी शातिर हो, वो एक ना एक दिन जो है सलाखों के पीछे होगा और समाज जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो रहेगा। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।